अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉविट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेलर की ड्यूटीज़ को। जैसे कि इन द प्रीवियस वीडियो भी डिस्कस्ड के बेलमेन की डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हो सकती है और मोड्स ऑफ डिलीवरी क्या हैं एज़ पर सेक्शन 148 एंड 149। हमने ये सब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, ओवरव्यू लिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूटीज़ क्या हैं बेलर की, जो वन ऑफ द पार्टीज़ है। जैसे हमने पढ़ा था कि बेलमेंट में दो पार्टीज़ होती हैं, एक बेलर और एक बेली। और बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बेलर अपने कुछ मूवेबल गुड्स बेली को देता है और उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है या किसी टाइम पीरियड के लिए देता है, और जब वो पूरा हो जाए तो बेली बेलर को रिटर्न कर देता है। तो ये कहलाता है कि ये पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। इसी तरह हमने इसके एसेंशियल्स निकाले थे कि कैसे कैसे इसमें से एसेंशियल्स निकलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होगा। एक पार्टी दूसरी पार्टी को अगर गुड्स दे रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देती है, ऑनरशिप नहीं देती। ऑनरशिप बेलर के पास ही रहती है, टाइटल जो है वो बेलर के पास ही रहता है, लेकिन बेली के पास सिर्फ पोजीशन जाती है। वो कुछ उसका जो पर्पज़ है वो कुछ भी हो सकता है कि उसे किसी काम के लिए चाहिए या उसे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चाहिए, और जब वो काम पूरा हो जाए तो बेली वापस लौटा देता है। हमने पढ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेंट का। तो जैसे कि हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें कुछ ड्यूटीज़ एंड राइट्स लाजमी होती हैं। 75 सेक्शंस तक जो हमने पढ़े वो तो जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज़ थे। अब यहाँ पर हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेशल ही ड्यूटीज़ भी हैं और राइट्स भी हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसी तरह यहाँ पर आज से हम डिस्कस करेंगे बेलर की ड्यूटीज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेली की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो सेक्शन 148 एंड 149 हमने लास्ट डिस्कस कर लिया था। अब जहाँ जहाँ बेलर की ड्यूटीज़ बताई गई हैं मैंने वहाँ से सेक्शन को सिर्फ वो वाले लिखे हैं, इसलिए बिल्कुल लाइन वाइज नहीं चल रही। जो बेली की ड्यूटीज़ जब डिस्कस करेंगे हम, तो उसके हिसाब से फिर जहाँ पर बेली की ड्यूटीज़ के बारे में जिस सेक्शन में है हम उसे उठाएंगे। सेक्शन 148 एंड 149 के बाद सेक्शन 150 में सबसे पहले ही ड्यूटी बताई गई है बेलर की। तो सबसे पहली ड्यूटी ये है कि बेलर को लाजिम है कि वो डिस्क्लोज करे कोई भी फॉल्ट या डिफ़ॉल्ट किसी भी तरह का गुड्स में है जो उसने बेल्ड किए हैं। ये बताता है सेक्शन 150। इसकी वर्डिंग देख लेते हैं कि बेलर बाउंड है। इसमें बताया गया है कि बेलर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। यहाँ कहा गया है कि बेलर को लाजिम है कि वो डिस्क्लोज करे बेली को जो भी किसी भी किस्म का फॉल्ट है उन गुड्स में जो उसे बेल किए गए हैं, फॉर विच द बेलर इज़ अवेयर। सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर कि वो फॉल्ट्स जिसके बारे में बेलर को पता है पहले से ही, तो उस पर लाजिम है कि वो अगर बेली को वो गुड्स बेल कर रहा है तो उन्हें बताए कि मैं आपको ये जो गुड्स दे रहा हूँ उसमें ये मसला है और ये मसला नहीं भी है, वो ये भी बता सकता है। या फिर कोई भी मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जस्ट लाइक दैट कि आप जो बेलर हैं, आपने बेली को अपनी एक गाड़ी दी है, आप उसे उसमें ये बताएं कि अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग वगैरह ख़राब है तो आपने उसे बताना है कि ना ये चीज़ जो है वो ख़राब है, अगर आप अवेयर हैं इस हवाले से। ठीक है। सेकेंडली, पॉजिटिव में भी इस तरह हो सकता है कि आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो आपने उसे ये भी बताना है कि मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई हुई है, क्योंकि जिस भी पर्पज़ के लिए उसने ली है अगर कल को कोई मसला होता है तो उसको इस बारे में पता हो। इसी तरह अगर स्टीयरिंग के हवाले से आपको पता है कि ये ख़राब है लेकिन वो उसको नहीं बताते आप, और कल को उसे उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए बड़ा, तो फिर यहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा। इसीलिए सेक्शन 150 में बताया गया है कि बेलर बाउंड है डिस्क्लोज करे बेली को किसी भी तरह का फॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, कुछ भी मसला है गुड्स में जो उसने बेल किए हैं। ठीक है। एंड विच मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज़ ऑफ देम। सबसे मेन बात यहाँ पे है कि ऐसा मसला, ऐसा कोई भी फॉल्ट जिसकी वजह से कोई मटीरियली फैक्ट है वो। ठीक है। मटीरियली मतलब कोई मसला उसके यूज़ करने से बहुत बड़ा मसला पेश आ सकता है, जिसकी वजह से और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। मतलब जिसकी वजह से अगर आपने वो बात नहीं बताई तो बेली को कोई बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टीयरिंग वगैरह का बताया, या आप कह सकते हैं कि उसके जो ब्रेकर्स हैं, आप जो गाड़ी के
या उसका कोई भी ऐसा मेन मसला है कि अगर आप उसे ना बताएंगे और वो कल को गाड़ी यूज़ करेगा तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क भी आ सकता है, और आप इस बारे में अवेयर हैं एज अ बेलर, तो आप पर लाजिम है, आप बाउंड हैं कि बेली को इस बारे में बताएं। एंड इफ़ ही डज़ नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको इस बारे में पता है कि गाड़ी की स्टीयरिंग ख़राब है, उसका ब्रेक ख़राब है, लेकिन आपने गुड्स बेल कर दिए, बेली को इस बारे में नहीं बताया, तो फिर क्या होगा? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको पता है कि उस गाड़ी का ब्रेक ख़राब है, आपने बेली को वो गुड्स बेल कर दिए हैं, बताया भी नहीं है इस बारे में, और कल को उसका कोई एक्सीडेंट होता है, उसे कोई भी किसी भी किस्म की बड़ी से बड़ी इंजरी आती है, तो आपके पास यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो आपकी ये होगी कि आप उसे डैमेज जो आया है वो भर कर देंगे, मतलब उसे कंपनसेट करेंगे। तो ये बताया गया है सेक्शन 150 में, ठीक है। इसी के साथ हम इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में ही है कि ए जो एक बंदा है वो हॉर्स अपना देता है बी को, और वो जानता है कि ये विषय से मतलब थोड़ा सा अनसाउंड है, पागल है, या मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आप ये जानते हैं कि जो आपका ये घोड़ा है ना ज़्यादा लोगों को देखता है तो बस भागने लग जाता, देखता नहीं है। आपको इस बारे में ना इल्म है आपको, ठीक है, आप बेलर हैं। आपने बेली को गुड्स ये बेल किए और उसे इस बारे में बताया ही नहीं कि जब आप सवारी कर रहे हों तो ज़रा ध्यान से पीसफुल जो है इन्वायरमेंट हो, ज़्यादा ये लोगों को देखता है तो ऐसा हो जाता है वैसा होता है, आपने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है, आपने गुड्स जो है वो उसे बेल कर दिया है। अब कल को वो जब सवारी करता है वो घोड़ा ऐसा भागता है कि वो गिर जाता है, उसका सर्वर फट जाता है, ठीक है जी, और उसे इतनी ज़्यादा इंजरीज आ जाती हैं, तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसीलिए सेक्शन 150 कहता है कि आप उस बारे में अवेयर थे तो आपके पास ये आप बाउंड थे कि डिस्क्लोज़ करें, लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उस डैमेज को भर के दें उसे जो बेली को आया है, मतलब ज़ाहिर है उसको जो भी इंजरी आई होगी उसमें जो खर्चा हुआ होगा वो सब आपको भरना पड़ेगा। तो ये बताता है सेक्शन 150, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली जा रहे हैं सेक्शन 158 में, क्योंकि मैंने आपको बताया इन सब के सेक्शन 148 एंड 149 तो हमने डेफिनेशन और डिलीवरी के मोड्स वगैरह देखे, और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन वगैरह हमने जनरली पढ़ी। इसके बाद ज़्यादातर बताए गए हैं ड्यूटीज़ राइट्स, तो हम इन्हें अलहदा करके पढ़ेंगे जहाँ पर ड्यूटीज़ और जहाँ पर राइट्स वगैरह आते हैं। तो बेलर की अब सेकेंडली जो ड्यूटी है वो सेक्शन 158 में बताई गई है कि रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। अच्छा, ये मेन बात हमें याद रखनी है यहाँ पर कि अगर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में वो कंडीशंस थी किसी भी तरह की कि अच्छा ये जो सेक्शन में बात कर रहे हैं कि रीपेमेंट करेगा बेलर किसी भी नेसेसरी एक्सपेंसेस की जो बेली को अकर हो रहे हैं तो वो रीपे करेगा बेलर। अब यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि अगर कंडीशंस में था बेलमेंट की ऐसा कुछ, मतलब कि स्पेशली बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बेलर ने ये बात लिखी थी कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में कल को कोई भी स्पेशली कोई भी आपको डैमेजेस आते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी पे नहीं करूँगा, या ये भी हो सकता है कि अगर आपको इस किस किस्म के डैमेजेस आए तो मैं तब पे कर सकता हूँ। अगर इस तरह की कोई कंडीशंस लिखी हैं वो तो ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हो किस बारे में रहा है कि द गुड्स आर टू बी कैप्ट। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से हो रहा है, बेलर ने बेली को ये कहा है कि आप ये मेरे गुड्स में अपने पास रख लें, या फिर टू बी कैरिड किसी को देने के लिए, किसी के पास पहुंचाने हैं कि यार ये मेरी गाड़ी है उस दोस्त को देकर आ जाओ, ठीक है। और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर, या फिर बेलर ने कहा है कि जो मेरी गाड़ी में ये मसला हुआ है ज़रा इसका काम करवा के ला दो। इस तरह का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब ये 3 तरह की इन्होंने बात की है। एंड द बेली इज़ रिसीव नो रिम्यूनरेशन, और बेली इसमें कोई रिम्यूनरेशन नहीं रह रहा। इसका मतलब जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ग्रेचुइटस है, जो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, इसमें कोई कंसिडरेशन शामिल नहीं है। और वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि बेलर ने बेली को कहा है या तो ये गुड्स मेरे रख लो, मैं कहीं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अपने पास गुड्स रख लो, या किसी को देकर आ जाओ, या फिर इसमें काम करवा दो। इस तरह का किसी भी किस्म का अगर बेलर ने बेली को ये गुड्स रखने के लिए कहा है और उसकी बेली को कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिल रही, मतलब कोई इधर कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर सेक्शन 158 कहता है द बेलर शैल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट। अब ये कह रहा है चाहे उसमें रिम्यूनरेशन कोई भी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फिर भी बेलर पर लाजिम है कि अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो उन्हें वो पे बैक करे। जैसे मिसाल के तौर पे बेलर ने बेली को कहा है कि ये मेरी गाड़ी जो है मेरे दोस्त को देकर आ जाए, ठीक है।
उसका सिर्फ मकसद क्या था, टू बी कैरिड टू समबडी, उसने जो कहा था ये वाला जो है उसका कॉन्टेक्ट था। लेकिन वो उसे उसके पास लेके जा रहा होता है, जाते जाते उसको पता चलता है कि गाड़ी का जो है वो टायर पंचर्ड है। ठीक है, टायर पंचर्ड होता है पहले से ही, वो जब निकलता है आधे रास्ते में पहुंचता है तो वो बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, तो वो उसे चेंज करवाता है। चेंज करवाने के जो उसे एक्सपेंसेस आए हैं यहाँ पर, वो क्या कहा जाएगा, वो ये सेक्शन 158 कहता है कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। इसमें रिम्यूनरेशन तो नहीं है कोई भी, लेकिन क्या नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं कि उसको बेलमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए जो अनऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आ गए, मतलब कि ना चाहते हुए, पता नहीं था उसको भी, न बेलर को न बेली को, ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो फिर भी बेलर पर लाजिम है क्या कि वो रीपे करे बेली को, कि उसकी गाड़ी पे जो जो ये मसला हुआ वो उसे पे करेगा उस पर्पस के लिए, क्योंकि वो हो क्या रहा था, वो पर्पस पूरा कर रहा था। वो उसने कहा था कि ये गाड़ी किसी को देकर आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट में, बेलर ने बेली को कहा था, तो बेली वो अपना काम पूरा कर रहा था, उस बेलमेंट का पर्पस पूरा कर रहा था। पूरा करते हुए ये मसला पेश आया, मतलब कि ये एक्सपेंसेस आए, तो फिर यहाँ पर क्या है, लाजिम है बेलर पर कि उसे नेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी आए हैं वो पे बैक करे। ये बताया गया है सेक्शन 158 में, वन ऑफ द ड्यूटी है। अच्छा, इसके बाद है सेक्शन 159, जिसमें बताया गया है कि अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, ठीक है, अगर हमें ये याद रखना है कि सेक्शन 159 में बात ही ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट की हो रही है, तो फिर भी क्या ड्यूटी है बेलर की, वो इसमें बताई गई है। इसमें कहा गया है कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। अब ये कह रहे हैं बेलर ने बेली को कोई भी गुड्स दिए हैं, इसमें ग्रेटिट्यूअस है, मतलब कि कोई रिम्यूनरेशन नहीं है, कोई कंसिडरेशन शामिल नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर बेलर अपनी ही मर्ज़ी से पहले गुड्स देता है किसी भी टाइम पीरियड के, लेकिन उससे पहले ही अगर ले लेता है, उसकी वजह से बेली को जो जो नुकसान आते हैं, तो उसके लिए क्या ड्यूटी है बेलर की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या करेगा, ये बताया गया सेक्शन 159 में कि इंडेमनिफिकेशन ऑफ बेली फॉर इनकरिंग लॉस व्हेन बेलमेंट इज टर्मिनेटेड प्रियर टू इट्स टर्म। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें बहुत डिटेल में सेक्शन 159 में बताया गया है कि अगर कोई लैंडर है जिसने कुछ भी पैसे या कुछ भी, कोई गुड्स, कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब कि यहाँ बेलर की बात हो रही है, वो बेली को देता है और उससे उसके बदले में कुछ नहीं ले रहा, कोई रिम्यूनरेशन नहीं है, और उसे कहता है कि आपको ये चीज़ जब तक के लिए चाहिए आप ले सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता देता है, और बेली अपने हिसाब से उसे आगे कर देता है वो जो चीज़ होती है और टाइम पीरियड के हिसाब से। लेकिन बेलर ने जैसे कि कोई रिम्यूनरेशन नहीं ली, तो अपनी मर्ज़ी से उसे किसी भी टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम था उससे पहले ही बोल देता है कि आप मुझे ये चीज़ मेरी वापस दे दें, तो उसकी वजह से बेली को जो जो नुकसान आएंगे, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें पूरा करे। ऐसे मिसाल के तौर पर हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बेलर अपनी एक जो है वो अपनी गाड़ी जो है बेली को देता है और कहता है कि आप 1 महीने के लिए अपने पास रख सकते हैं, आपने यहाँ इसके साथ जो कुछ करना है वो आप कर लें, आप इसके साथ जो है वो इसमें घूमें, अपनी फैमिली को घुमाएं, पिकनिक पे लेकर जाएं, ऐसा जो है वो सारा बेलर इसको कह देता है और 1 मंथ के लिए उसके पास जो है वो बेली को दे देता है, और ये ग्रेटिट्यूअस होता है, इसमें कोई रेमुनरेशन नहीं होती। तो होता क्या है, बेली को पता है कि ये चीज़ मेरे पास 1 मंथ के लिए है, ठीक है, तो 1 मंथ के लिए होती है, तो वो आगे क्या करता है, वो अपने किसी जहाँ पर वो काम करता है उनकी फैमिलीज़ को और दूसरे लोगों को सबको बुला लेता है एक दिन के ना, इस दिन पिकनिक में हम जाएंगे, आप सब रेडी होकर आ जाएं, ठीक है। और जहाँ वो जॉब करता है वहाँ की सारी उनके लोगों को सबको बोल कर आ जाता है, अपने बॉस को, ये सारा ठीक काम वो कर लेता है। लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे जब वो काम होना होता है, उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले या हम एक दिन पहले भी कह सकते हैं कि बेलर अपनी वो चीज़ वापस मांग लेता है, मतलब कि वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ जिसके लिए वो गुड्स दिए गए थे, लेकिन बेलर कहता है कि नहीं आप मुझे मेरी गाड़ी दे दें, मुझे जाना है बहुत ज़रूरी। उसकी वजह से बेली को क्या लॉस हुआ, बेली को ये लॉस हुआ कि उसने एक जो जगह है वो फ़िक्स की हुई थी, उसी गाड़ी में जाना था सबने बैठकर, और उसकी वजह से उसके बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे जॉब से भी निकाल दिया, और इतने सारे मसले पेश आ गए सिर्फ किस वजह से कि वो जो गुड्स थे वो रिटर्न हो गए, और जो उनका टाइम पीरियड था उससे पहले ही बेलर ने टर्मिनेट कर दिया और उसे वापस ले लिया उनसे। तो यहाँ पर बेली को कितने सारे नुकसान पेश आए, चाहे वो ग्रेटिट्यूअस था, लेकिन फिर भी सेक्शन 159 कहता है कि इस टाइम पर भी कि अगर आप
प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर लेते हैं तो बेलर पर लाजिम है कि उसे वो पे बैक करे, मतलब कि बाउंड है कि उसे वो जो उसे नुकसानात आए हैं उसे पूरा करे, चाहे ये एक ग्रेचुइटस एक पेमेंट था। ठीक है, इसी तरह और भी कोई हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने मेरे फ्रेंड को गाड़ी दी है और उसने एक रेस में जाना था और आपकी गाड़ी से ही उसने रेस करनी थी। ठीक है, तो आपने उसे अपनी कार दे दी, उसने कार रेस में जाना था और जो दिन था उससे ही थोड़ी देर पहले आपने उससे वापस ले ली, और उसने तो रेस पे इतने पैसे लगाए हुए थे और इतना कुछ था जो उसका सारा डूब गया इस वजह से सिर्फ कि वो रेस पे कर नहीं पाया। तो यहाँ पर जो सारे लॉसेस आए, बेली को बेलर पर लाजिम है कि उसे वो दे। और उसकी वजह क्या हुई, सारी मेन वजह यहाँ 159 में बताई गई है कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो रही है। ठीक है, इसके साथ हम इसको थोड़ी वर्डिंग देख लेते हैं। इसमें बताया गया है, अब आपको अच्छे समझ आ जाएगी वर्डिंग भी। द लेंडर ऑफ अ थिंग फॉर यूज मे एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न इफ़ द लोन वॉज ग्रेटिट्यूअस इवन दो he lent it for a specific time or purpose. But if on the face of such loan made for a specific time or purpose, the borrower has acted in such a manner that the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him loss exceeding the benefit actually derived by him from the loan, the lender must, if he compels the return, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occasioned exceeds the benefit so derived. वही वाली बात, लेकिन जो एक्ट की वर्डिंग में एम्बिगुअस लगती है और आगे पीछे डिफ़िकल्ट सी लगती है। इसमें भी सेम यही कहा गया है कि लैंडर ने अगर कोई भी जो भी गुड्स दिए हैं या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ दी है ग्रेटिट्यूअसली, किसको, बोरोअर को, और बोरोअर ने उसे आगे काम पे लगा दिया और उसे पता था कि ये मखसूस वक्त के पास के लिए मेरे पास है, तो इसीलिए अगर उसने पैसे दिए थे तो उसने पैसे बिज़नेस में डाल दिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लगा दिया। लेकिन होता क्या है कि बिज़नेस तो अभी चल रहा है और 1 महीने के लिए जो लेंडर है मतलब बेलर यहाँ पर उसने उसे लोन दिया था, लेकिन वो महीना पूरा हुआ नहीं, अभी 1 हफ़्ता पूरा हुआ नहीं, वापस मांगने लग गया। उसने कहा यार मैंने तो सारा बिज़नेस पे वो पैसे लगा दिए, मैं अभी आपको कैसे दे सकता हूँ। तो उसके वापस देने की वजह से उसे इतना सारा लॉस हुआ, जितना उसने पैसे दिए भी नहीं थे उससे भी ज़्यादा डबल उसे लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इसमें बताया गया है कि जो लैंडर की ये यहाँ पर ज़िम्मेदारी है कि वो इंडेमनीफाई करे बोरोअर को। ठीक है, तो इसलिए ये सेक्शन 159 में एक बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। इसके बाद अलहदा से हम सेक्शन 164 देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि इंडेमनिफिकेशन ऑफ द बेली, और इसके साथ ही उस पर भी उसी में ये बताया गया है रिसीव बैक द गुड्स। जैसे कि हम सेक्शन 164 को ही सबसे पहले यहाँ जो 5th में मैंने लिखी है वो देख लेते हैं कि द बेलर रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली मे सस्टेन बाय रीजन दैट द बेलर वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक द पेमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिंग दैम। अब यहाँ पर ये बात की गई है, मेन सेक्शन 164 बात कर रहा है टाइटल की, कि बेलर ने गुड्स दिए हैं बेली को और बेली को यही पता है कि ये गुड्स की ऑनरशिप सिर्फ और सिर्फ बेलर के पास है, जबकि हकीकत में क्या होता है, बेलर ने खुद किसी की चीज़ वो चोरी की हुई होती है। ठीक है, जैसे बेलर ने कोई चीज़ चोरी की हुई है, मतलब उसके पास ऑथेंटिक उसका टाइटल नहीं है, ऑनरशिप उसकी नहीं है, लेकिन वो आगे क्या कर देता है, वो बेल कर देता है दूसरे बंदे को। लेकिन जिसने बेली ने लिया है वो गुड फेथ में लिया है, उसे यही पता है कि सिर्फ उसे बेलर ही उस चीज़ का मालिक है। तो फिर ऐसी जो काम है उसमें क्या होगा, ये बताया गया सेक्शन 164 में कि बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन बाय रीजन दैट द बेलर वाज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक द पेमेंट। अच्छा, ये टाइटल के बारे में कैसे पता चल रहा है, वो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि रीज़न क्या होता है कि द बेलर वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक दैट बेलमेंट, मतलब कि बेलर जो है उसके पास तो ये राइट ही नहीं था कि वो बेलमेंट कर सके। बेलमेंट तो तब होती है जब आपके गुड्स आपके खुद के हों, आपके पास उनका टाइटल हो प्राइमा फेसी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और होता क्या है कि जब बेलर को किसी भी तरह, बेली को अगर कोई भी लॉज आता है तो फिर बेलर की यार रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जबकि वो ओरिजिनल बेलर तो नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि उसके तो गुड्स ही नहीं है। और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिव दैम। अब होता क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बेलर जिसके खुद के गुड्स भी नहीं हैं, वो आगे जाके बेल कर देता है दूसरे बंदे को, जो बेली है वो गुड फेथ में उससे ले लेता है यही समझ के इसने दिए हैं। लेकिन अब होता है क्या, थर्ड पर्सन आ जाता है जिसके असल के गुड्स होते हैं, वो डायरेक्ट जाता है बेली के पास, ये तुम्हें किसने दिए हैं, ये तो मेरे गुड्स हैं, मुझे दो। तो इस टाइम पर बेली क्या करे, बेली ने तो बेलर से लिए हैं गुड फेथ में कि वो ही ऑनर है।
तो इसीलिए यहाँ सेक्शन 164 में बताया गया है कि अगर बेली पर वो जो ओरिजिनल ऑनर आया है उसने किसी किस्म का केस कर दिया, कोई क्लेम कर दिया, कोर्ट में चला गया कि इसने तो मेरे गुड्स लिए हुए हैं, जबकि बेली ने तो गुड फेथ ने और वो वाले बेलर से लिए हैं जिसके अपने ये गुड्स हैं भी नहीं, जिसके पास ये टाइटल है भी नहीं, तो फिर वो बेली यहाँ पर क्या करेगा। तो ये सेक्शन 164 में बताया कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेली को कि अगर कोई भी लॉस हो रहा है, किस वजह से, इस वजह से कि बेलर जो है वो ऑनर भी नहीं था, तो फिर वो उसे भर के देगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ओरिजिनल ऑनर ने आके बेली पर इतने सारे जो है केस वगैरह कर दिए हैं, तो वो जो केस की सारी फ़ी वगैरह है जो बेली को देनी पड़ी, मसला किसका था मेन, वो उसने तो गुड फेथ में लिया, तो कोर्ट ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करता है जो इस क्लेम को, और जो सारा इसमें लॉज आया कोर्ट फ़ी का या जो भी प्रोसीडिंग्स के चक्कर में बेली को लॉज आया वो सारे कौन भरेगा, फिर बेलर भरेगा। ठीक है, तो ये बताया गया है सेक्शन 164 में। इसको मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट कर दिया किस किस तरह से हो सकता है। अच्छा, इसी के साथ ये अब हम पॉइंट 4 देख लेते हैं कि रिसीव बैक द गुड्स। ये बेलर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिसीव बैक भी करें। ठीक है, मतलब कि अगर आपने बेली को गुड्स दिए हैं तो अगर वो वापस लाने के लिए आपको बोल रहा है कि आपने मैंने आपसे जो 1 वीक के लिए गुड्स लिए थे अब आप मुझसे ले लें, आप उसे बोल रहे हैं यार मैं कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, और वो इतने दिनों तक आपकी वो चीज़ को क्या कर रहा है, संभाल के रख रहा है, जबकि टाइम पीरियड पूरा हो गया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब बेलर जो है वो टाले जा रहा है कि मैं परसों ले जाऊँगा, 3 दिन बाद ले जाऊँगा, 4 दिन बाद ले जाऊँगा, और उन 3-4 दिन में बेली ने अगर कहीं वो गुड्स रखे हुए थे, अब वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया वो टाइम पीरियड, और लेकिन उसने जहाँ वो रखे हुए थे उसकी वजह से एक्सपेंसेस आए। मिसाल के तौर पे जब तक बेली ने कॉन्ट्रैक्ट में था तब तक तो वो ख़ुद भर रहा था कि अगर उसने वो गुड्स उससे किसी काम के लिए लिए थे और उसे कहीं जहाँ रखे हुए थे उसका रेंट देना पड़ रहा था, लेकिन उसका अपना काम था तो तब तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अब जबकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और बेलर को चीज़ देने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि आप अपनी ये चीज़ ले लें वापस मुझसे, लेकिन बेलर उसे जान के मना कर रहा है, किसी भी वजह से उसे टाल रहा है, तो बेली को फिर यहाँ पर जो नुकसान आ रहा है कि अब जब कॉन्ट्रैक्ट की डेट पूरी हो गई उसके बाद से वो अगर किसी भी तरह का रेंट पे कर रहा है या उसे रखे रखे कोई ऐसा इमरजेंसी में कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया नेसेसरी, तो फिर यहाँ पर किसका काम है, तो यहाँ पर बेलर की फिर ये ड्यूटी आती है कि वो उसे कंपनसेट करेगा। क्यों? क्योंकि अब तो उसने कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं रखा हुआ, अब तो बस ऐसे ही आप खुद ही नहीं आ रहे अपनी मर्ज़ी से, तो उसने आपके गुड्स की जो हिफाजत की उस दौरान उसमें आपको उसे जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद की डेट से उसे किसी भी किस्म का आपके गुड्स को नुकसान पहुंचाने में कोई भी इमरजेंसी या उसे लॉस हुआ उसमें उसने अपना पैसा लगाया, आपके गुड्स को बचाया, महफूज रखा, और जहाँ रखा हुआ था उसका भी रेंट भरता रहा और आप ही ख़ुद टाले जा रहे थे, तो जब आप उससे लेंगे तो ये भी बेलर की यहाँ पर ड्यूटी है कि वो उसे यहाँ पर कंपनसेशन दे। The bailey shall receive compensation from the bailor for the expenses incurred due to custody of such goods or his goods। ठीक है, तो ये सारे थी मेन सारी ड्यूटीज़ बेलर की, जो बेलर के पास लाजिम तमाम ये ड्यूटीज़ हैं जो उसे पूरी करनी है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बेली। तो ज़ाहिर है अगर बेलर की ड्यूटीज़ हैं तो बेली की भी ड्यूटीज़ हैं, और आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि राइट्स क्या हैं बेलर के भी और बेली के भी। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।